नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 17 नवंबर की शिफ्ट 3। ठीक है, 12 नंबर का हमारा सेट है ये और 11 तक समाप्त हो चुके हैं, यानी कि 17 की शिफ्ट 2 तक कंप्लीट हो चुका है। उसको भी जाकर देख लें। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। राम और नरेश अगर मिलाकर पढ़े तो नाम राम नरेश। ठीक है, मिलाकर एक कार्य को 20 दिनों में तथा नरेश और श्याम मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो राम और श्याम मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है राम और नरेश ये कर रहे थे 20 दिन में काम। इधर लिखेंगे नरेश और श्याम ये कर रहे थे 15 दिन में काम, और तीनों मिलकर यानी कि राम, नरेश और श्याम ये कर रहे थे 12 दिन में। एलसीएम ले लिया तो 60 हो गया। इफिशियंसी लिखेंगे राम और नरेश की 3 आ गई, इसकी 4 आ गई, इसकी 5 आ गई। अब हमें किससे काम करवाना, हमें इस पर फोकस करना है। हमें काम करवाना है राम और श्याम से, यानी कि हमें क्या करना, नरेश को हटाना है। नरेश यहाँ पर देखो, आपको लिखना नहीं है, केवल दिमाग लगाना है। 4 3 7, 7 से 5 गया 2, 2 किसका आ गया, नरेश का आ गया, बात खत्म। 2 आ गया नरेश का। अब टोटल इफिशियंसी 5 थी, तीनों की 5 से 2 गया 3, यानी कि 60 बटे में कर देंगे 3, यानी कि आंसर आ गया 20। हुआ क्या है भाई, इन दोनों को अगर हम जोड़कर लिखते तो राम प्लस का 2 नरेश प्लस का हो गया श्याम, बराबर में इफिशियंसी 7 हो गई। आपको पता था राम और नरेश और श्याम की इफिशियंसी 5 थी। इनका अगर डिफरेंस करते तो ये कैंसिल आउट हो जाता, ये कैंसिल आउट हो जाता। एन बराबर 7 से 5 गया 2, यानी कि नरेश की इफिशियंसी 2 आ गई। अब इसमें अगर नरेश की इफिशियंसी 2 आ गई और टोटल कितनी थी, 5 थी, तो राम और नरेश की दोनों को मिलाकर 3 इफिशियंसी बची है। यही तो हमें चाहिए था। अब इसको आप चाहे लिख के कर लो चाहे ओरल कर लो, भाई आंसर तो सेम ही आना है ना, तो आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी थी। अगला सवाल, 15 व्यक्तियों में से प्रथम 14 व्यक्तियों का औसत भार इतना है। 15वें व्यक्ति का भार सभी 15 व्यक्तियों के औसत भार से 42 अधिक है। 15वें व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में देखो, अब ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आप थोड़ा सा हो सकता है फंस जाओ, और बाई चांस पेपर में याद ना आए, फिर क्या करोगे, बेसिक काम आएगा। 15 लोगों का अगर एवरेज x है तो 15 का अगर हम सम करेंगे तो 15x आ गया। 14 लोगों का एवरेज हमें 80 दे दिया था, यानी कि 14 अट्ठे 112, यानी कि ये सम आ गया। कह रहा था 15वें व्यक्ति का भार सभी 15 व्यक्तियों के औसत भार से 42 अधिक है, यानी कि जो 15वें व्यक्ति का भार है सभी 15 व्यक्तियों के औसत भार हमने कितना माना, x, उससे 42 अधिक है। अब अगर ये 15 लोगों का ये 14 लोगों का, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये इसी के तो बराबर होगा, यानी कि 15x माइनस का 1120 बराबर में क्या हो गया, x प्लस का 42 हो गया। इधर x आ जाएगा तो 14 हो गया, 1120 इधर जाएगा, 2 4 2 6 1 और 1 हो गया, ये x हो गया, यानी कि x बराबर हम करेंगे तो 14 अट्ठे 112 हो गया, 14 तियां 42 हो गया, ये आया 83 x का मान। तो 15 व्यक्तियों का भाई देखो एवरेज तो 83 निकल के आ गया, 42 अधिकता, यानी कि कितना रहा होगा 125, ये हमारा आंसर आ गया। बाकी अगर डिवीजन मेथड से जैसे करना चाहते हो तो यहाँ पर समझो, जो एक व्यक्ति था वो क्या कर रहा था, 15 से ज्यादा था, यानी कि वो 80 से तो अधिक रहा होगा। 80 से कितना अधिक रहा होगा, 42। लेकिन हम अगर 14 का भाग कर दे तो एक लोगों में कितना बढ़ा होगा, 3, यानी कि एक बराबर कितना आ गया, 83 आ गया, यानी कि ये 15 लोगों का एवरेज आ गया टोटल, यानी कि 15 का इतना आ गया तो 83 प्लस 125 कर देंगे। नहीं समझ में आया ना, नहीं आया होगा भाई। एक चीज समझो, 14 का एवरेज 80 है, ठीक है, एक लोगों के बढ़ जाने से एवरेज क्या हो रहा, बढ़ जा रहा, कितना हो रहा था, 42 केजी अधिक हो रहा था, यानी कि जो 15 लोगों का एवरेज होगा वो 80 से तो अधिक होगा। कितना अधिक होगा भाई, एक देखो ये बढ़ रहा है 42, लेकिन यहाँ पर करेंगे 14, क्योंकि 14 में तो ही 42 एक एक बढ़ेगा, यानी कि 14 तियां 42, तो 15 लोगों के एवरेज 83 हो गया ना। अब 83 में 42 जोड़ दो, आंसर आ गया। अब इतना अगर दिमाग में जैसे ये चीज नहीं बैठी होगी तो यही तो बेसिक काम करेगा, जरूरी नहीं कि पेपर में ये आपके दिमाग में आ जाए। तो ये चीज ध्यान रखना, बेसिक बहुत जरूरी है, उसको आप छोड़कर अगर जा रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना मिस्टेक करके जरूर आएंगे। जरूरी नहीं कि 15 क्वेश्चन आपके आ गए तो आपने 14 कर लिया, एक क्वेश्चन छूट जाएगा, हो सकता है वो बेसिक से ही बन रहा हो, लेकिन आप तो ऐसे करें नहीं, हम तो जादू का वो लेके गए पिटारा, उसी से करेंगे। तो ये चीज आप माइंड में रखें, अपने आप ईगो पे कोई सवाल ना ले, बेसिक से बन रहा बेसिक से करें।
दुकानदार 4000 अंकित मूल्य वाली शर्ट पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य, भाई देखो बेसिक अगर क्लियर है तो आपको कितना लिखना है, आपको इतना लिखना है, आपका आंसर आ जाना है बस। 0 से 0 हो गया, इधर करेंगे तो 4 तिया 12, 3 तिरका 9, 3000 आंसर। भाई हमने डायरेक्ट आपको रेशियो लिखना बताया, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। जो भी प्रॉफिट वाला होता है वो डायरेक्ट मार्क प्राइस के नीचे आ जाएगा, जो भी छूट होगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के नीचे, ये आपको पता होना चाहिए। मार्क प्राइस पर अगर हम छूट देते तो 90% ये बनता है, ये बन गया जाके अब सेलिंग प्राइस। अगर हम कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। दोनों को हम बराबर कर देते हैं, यहां से ये रेशियो बनता है कि, और इतना लिखना सीख लिया डायरेक्ट तो इस पर काम करो ना भाई, स्टेप्स कटिंग करना है। अगला सवाल, एक आदमी इतनी की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लेता है। यदि वह 12 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह उतनी ही दूरी कितने समय में कर लेगा, बताओ। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है। 9 40 यानी कि 12 बराबर में 40 दिया था, 9 बराबर में आपको निकालना था। 3 चौकू 12 हो गया, 3 तिरका 9 यानी कि 30 मिनट लगेंगे। भाई यहाँ पर क्या हुआ, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट हो गई तो स्पीड का मान क्या हो गया, स्पीड का रेशियो 9 और 12 है। टाइम का जस्ट अपोजिट होगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। तो हमारे हिसाब से 12 का मान दिया था 40, 9 बराबर हमने निकाल लिया 30 मिनट। अब ये क्या हुआ, स्टेप से कटिंग। ये बेसिक क्लियर था, ये पीछे का बैकग्राउंड का सब पता था, इसलिए ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है, वह अपनी पत्नी को 30% राशि देता है, फिर शेष राशि में से वह अपने दोनों बेटों एवं एक बेटी को क्रमशः 20, 20 और 15% देता है। अब शेष राशि में से 1/3 राशि का भुगतान घर के किराए के रूप में और शेष इतनी बचती है तो बैंक में जमा करता है, उसकी प्रारंभिक राशि क्या थी। देखो स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि एक्स राशि थी, 30% उसने दे दी तो 70% बचे। अब जो 70% बची है उसी में से उसने 20%, 20% और 15% दे दी। यहाँ पर उसने इकट्ठा दिया है, इसमें कहीं शेष तो लिखा नहीं कि 20% देने के बाद फिर शेष का 20%, फिर इतना देने के बाद फिर शेष का इतना, नहीं इकट्ठा बोला है। यानी कि 20, 20, 40, 40 और 10, 50 यानी कि 55% वो यहाँ पर दे दिया है। यानी कि 55 अगर दे दिया तो बचा कितना हमारे पास, 45%। यानी कि इसका 45% अब शेष बचा है, क्योंकि आगे उसने शेष का बोला है। तो 55 चला गया, बचा कितना, 45। इंटू में 1/3 राशि का भुगतान कर रहा है, यानी कि 1/3, 3 में से 1 चला गया, बचा कितना, 2/3 बचा है। 2/3 बराबर में क्या हो गया, 33600 हो गया। तो 9 पन्ना 45 हो गया। इधर करेंगे तो 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 तिया 27 हो गया। 6 3 9 3 12, पहले तो 9 से कटेगा नहीं, 1 सेकंड रुको, ज्यादा सोच लेते हैं ना कभी कभी, तो यही हो जाता है। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे, पहले तो 15 आ जाएगा, ये काटा हमने 3 से, 15 आ गया। इधर करेंगे तो 15 दूनी 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, 0 आ गया। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। फिर यहाँ पर x बराबर में 112 बटे में 7, 16 सत्ते 112, कहीं 16 लिखा है क्या, आंसर लगा दो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था। अगला सवाल, दीपा ने साधारण ब्याज पर एक बैंक में इतने जमा किए, 4 वर्ष बाद इतने मिल गए, राशि ब्याज दर बताना। भाई देखो कितने मिल गए उसको, 2400 रुपए। कै साल में, 4 साल में। 1 साल में कितना मिला, 600 मिले। और 6% कहीं दिख रहा है क्या, आंसर लगा दो। भाई आप क्या करते, आप 2400 लिखते ब्याज, कितने पर मिला, 10,000 रुपए में मिला। इंटू में 4 करते, इंटू में R अपॉन में 100 करते, तो ये 4 हमने इसीलिए ये पहले काट लिया। इसके अलावा कुछ बचा, जीरो ही का तो खेल बचा है, तो इसलिए डायरेक्ट हमने आंसर क्या कर दिया, 6%। कैसे कर दिया, बस प्रैक्टिस थी बस, इसीलिए कहते हैं कि स्टेप्स कटिंग बहुत जरूरी है। आगे देखो, कह रहा 4 वर्ष में इतनी की संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना निवेश करना होगा। यानी कि इतना हमें अमाउंट चाहिए। 10% की बात कर रहा है, यानी कि 10 से 11 हो रहा होगा। अब 4 साल की बात कर रहा, पावर में 4 हो गया। इसका अगर करोगे तो 1 2 3 4 हो गया, लेकिन इसकी पावर में 3 तक तो पता है, 1331 गुणे में 11, तो 1 4 3 3 6 3 1 4 1 हो गया। यानी कि अगर प्रिंसिपल इतना तो अमाउंट इतना बनेगा, यही तो हमको दिया गया था 146410। कै गुना हो रहा था, 10 गुना, तो इसका भी हम 10 गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 1,00,000 रुपए। समझ गए। अब यहाँ पर 11 की मल्टीपल आप सभी को पता होना चाहिए था, डायरेक्ट कैसे करते, देखो 1 का 1 लिख लिया, 3 1 4 लिख लिया, 3 3 6 लिख लिया, 3 1 4 लिख लिया, और जो स्टार्टिंग में था वो लिख लिया, आंसर आ जाता है।
ठीक है, तो आपको 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगला सवाल, आधार व्यास 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो आर कितना हो गया, 4 हो गया, हाइट कितनी हो गई, 35 हो गई। अब बेलन का आयतन, पहले तो 11 की डिविजिबिलिटी, 9 1 10, 7 2 9 नहीं हो रहा, 3 1 4, 7 1 8 नहीं हो रहा, 8 1 9 7 नहीं हो रहा, 6 1 7 7 हो गया। ठीक है, तो अब ये देखो 11 की डिविजिबिलिटी आप अगर अचानक से जाएंगे ना पेपर में करने तो करेंगे तो, लेकिन आपको डर रहेगा कि गलत है या सही है। तो इसलिए मॉक टेस्ट वगैरह जितने देते हो ना उसमें यही प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके घर पे, अगर कर लिया तो वहां ऑटोमेटिक कर लोगे। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 4 गुणे में 4, एच का मतलब 35 हो गया। तो 7 पंजे 35 हो गया, 22 पंजे 110 हो गया, गुणे में 4 चौकू 16 हो गया। आंसर आ गया 1760। अगला सवाल, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब देखो जितने भी नंबर लिखे हैं ना ये 100 के स्क्वायर के आसपास लिखे हैं, यानी कि 100 से नीचे जितने भी हमारे प्राइम नंबर होंगे सभी लिखने पड़ेंगे, और सब में से यानी कि सभी प्राइम नंबर से ये नंबर हमें डिवाइड करके देखने पड़ेंगे कि कौन सा डिवाइड हो रहा कौन सा नहीं। जो डिवाइड होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, जो डिवाइड नहीं हो रहा है वो प्राइम नंबर होगा। अब इसमें तो देखो ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल कुछ भी लिख दिया हो और आप आंसर निकाल लेंगे, समझ रहे, यानी कि ये बहुत कैलकुलेटिव सवाल था, और पता नहीं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तब तो ठीक है। अब ये जो लिखा था वो 103 इंटू में 97, और ये जो लिखा था 67 इंटू में 149 का मल्टीपल लिखा था, ये दोनों आपके प्राइम नंबर थे। अब प्राइम नंबर में सबसे बड़ा पूछा गया था, ये प्राइम नंबर हो गया। अब इसमें बताओ कहाँ तक चेक करोगे आप लोग, ऐसा थोड़ी ना इतना आसान हो गया कि कुछ भी करके चले जाओगे, ऐसा नहीं होता भाई, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आपका लक अच्छा है, मतलब टाइम अगर सफिशिएंट बचा ले रहे हो तो आराम से बैठ के तसल्ली से आपको करना था, और फिर पकड़ में आता तब तो ठीक है, नहीं पकड़ में आता तब तो दिक्कत हो जाती। यानी कि कहने का मतलब है 2 नंबर आपके इसमें अभाज्य दिए गए थे, उसमें से एक बड़ा निकालना था, और 2 आपके अभाज्य नंबर नहीं थे। ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं बहुत कैलकुलेटिव सवाल था। अगला सवाल करते हैं, अमित को उसका मासिक वेतन प्राप्त हुआ, उसके व्यय और बचत का अनुपात इतना है, उसने क्रमशः अपने वेतन का कितना % खर्च किया और उसके द्वारा कितना % बचाया गया। भाई देखो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च 3 था, सेविंग उसकी कितनी थी, 2 थी, यानी कि टोटल अगर इनकम देखें तो 5 थी। कह रहा था अपने वेतन का कितना खर्च किया, खर्च कितना किया 3, वेतन कितना था 5, गुणे में 100 कर देंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 60% आ गया। एक ही ऑप्शन में था, आंसर लगा सकते थे। कह रहा था उसके द्वारा कितना % बचाया गया, भाई सेविंग 2 की रही, किस पर 5 पे, गुणे में 100, 5 दूनी 10 यानी कि 40%। ये हमारी सेविंग हो गई और ये हमारी एक्सपेंडिचर का परसेंटेज हो गया, बात खत्म। अगला सवाल, उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 960 को दो संख्याओं जो एक दूसरे के सह अभाज्य असहभाज्य है कि गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि को प्राइम यानी कि गुणनखंड होंगे वो को प्राइम होंगे। तो 960 के सबसे पहले तो फैक्टर कर लो, ठीक है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और 32 तिया 96 होता है, और अभी 10 बचा तो 2 गुणे में 5 हो गया। अब यहां से निकालना, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 गुणे में 5 तिया 15 हम लिख सकते हैं। एक बार कर लो 64 गुणे में 3 और 5 को छोड़ दो, एक बार 64 गुणे में 5 कर लो और 3 छोड़ दो, एक बार 960 लिख लो और 1 लिख लो, ये सारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। वो भी देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, 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 तो आंसर क्या आ गया, कितने बने जाके ऐसे तरीके, 4 बने जाके। अगला सवाल, 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि % बताइए। देखो 61 वस्तुएं बेची हैं तब 53 वस्तुओं का क्रय मूल्य मिल पाया, यानी कि उसने अपने पास से भी चीजें दे दी, कितनी दे दी 8, यानी कि 8 का घाटा हुआ है हमें, टोटल 61 वस्तुएं देनी पड़ेगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो 61 का सेलिंग प्राइस 53 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी कि SP अपॉन में CP, 53 बटे में कितना हो गया 61 हो गया, कितने का घाटा हुआ भाई 8 का, किस पर हुआ कॉस्ट प्राइस 61 गुणे में 100। अब यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं भाई, ऑप्शन का सहारा लेते हैं, आंसर निकालते हैं, पहले तो प्रॉफिट वाले हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पर 1 दिया 8 दिया, 8 छंग 48 करेंगे ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, यानी कि आंसर हमारा आ चुका है, बात खत्म हो गई। 10 से 1 गया तो 9 हो गया, 7 से 6 गया 1, उतारा लिया 0 का, 6 3 18, 3 बार और चला जाएगा, आंसर लगा दो। अगला सवाल, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर
और उसका कड़ 17 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है भाई। कड़ कितना बोल दिया था? 17, और 7 सेंटीमीटर कम है। 8, 15, 17 आपने सोचा सुना होगा ट्रिपलेट। अब इसमें देखो 7 का ही तो डिफरेंस वगैरह हो रहा, तो क्या करते हैं 1/2 बेस इंटू में हाइट हो गया। 2 चौकों में 8, 15 चौकों 60 आंसर। अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 8, 9 से 5, 8 और 9 में से किसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन 11 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर पहले तो 11 से पूछता है, वो डिवाइड होगी, तो 3, 3, 6 11 से डिवाइड है। 6, 3, 9 ये 11 से डिवाइड नहीं है। 5, 3, 8 11 से डिवाइड नहीं है। 4, 3, 7 11 से डिवाइड नहीं है। आंसर हमारा आ चुका है 11 से डिविजिबल। अगर मान लो 11 से कोई होती भी तो हम क्या करते, इस सभी ऑप्शन से 3 माइनस कर लेते, यानी कि 3, 6, 3 से हम 3 माइनस कर लेते, यानी कि 360 आता। 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते, 8 की कर लेते, 5 की कर लेते, तो इसी तरीके से हम कर लेते। ठीक है, बाकी तो एक ही ऑप्शन मिल गया, तो ये अच्छा हुआ हमारे लिए। अगला सवाल, हमसे y/v का मान इसमें पूछ रहा है, यानी कि y का अगर मान लिखें तो क्या हो जाएगा a/3। अगर b का मान लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 6a/3। वैल्यू पुट कर दो a/3 अपॉन में b की जगह 6a/3 हो गया, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 ऊपर पहुंच गया, 3 गुणे में 6 आ गया, यानी कि आंसर आ गया 1/6। चलिए फिर 17 नवंबर की शिफ्ट 3 ये आपका सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, जिसमें नंबर सिस्टम के कुछ सवाल थे वो काफी अच्छे सवाल थे। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे तरीके होते हैं, अगर नहीं पता होगा ना तो वो सवाल कर ही नहीं सकते, आप कहीं से भी दिमाग नहीं लगा सकते। प्रॉफिट और लॉस, SI CI, उसमें ऐसा होता है कहीं ना कहीं से आप भेड़ बाढ़ के आंसर निकाल लेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है नंबर सिस्टम में आपको अगर प्रॉपर्टी नहीं अच्छे से क्लियर है ना तो फिर नहीं होता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।